जय हिंद, जय भारत। आज अपन लोग बात करेंगे। अभी तक अपन लोगों ने पढ़ा उत्पादन के साधनों पर आने वाली लागत के प्रकार और उनके अर्थ, वहाँ का अपन लोग अध्ययन कर चुके हैं। अगला चैप्टर अपन का जो नंबर 4 है व्यष्टि अर्थशास्त्र का, उसमें अपन लोग पढ़ेंगे बाजार अर्थात मार्केट। और यदि आप लोग इस YouTube चैनल पर नए हैं तो इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपकी जो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है कि अच्छी क्वालिटी का और भी वीडियो आप तक पहुंचाया जाए। और आप लोग कर रहे होंगे आपकी जीत की तैयारी। अपन का ये यूट्यूब चैनल्स हैं इको 024, इस पर ज़रूर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करावें और अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। तो आज बात करते हैं मार्केट की अर्थात बाजार की। मार्केट यूँ तो सामान्य अर्थों में ये कह देते हैं जहाँ पर एक निश्चित स्थान होता है जहाँ पर लोग क्रेताओं और विक्रेताओं के द्वारा वस्तुओं को खरीदा व बेचा जाता है, उसे मार्केट मान लिया जाता है। किंतु अर्थशास्त्र के अंदर उसे मार्केट एक निश्चित स्थान को नहीं कहा जाएगा जहाँ पर मात्र वस्तुएं एवं सेवाएं खरीदी जाती हैं, जहाँ क्रेता और विक्रेता होते हैं। बाजार अर्थशास्त्र के अंदर उसे माना जाएगा जहाँ पर वह स्थान एक निश्चित कीमत पर दो व्यक्तियों के बीच अर्थात व्यक्तियों के समूह के बीच या क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच वस्तुओं को खरीदा एवं वस्तुओं को बेचा जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ, शायद कोई दो ही व्यक्ति खड़े हैं, किसी खेत के पास हैं, किसी मेड़ के पास हैं, शायद शहर के बीचों बीच खड़े हैं, शहर के बाहर खड़े हैं, जहाँ पर भी वस्तुओं का आदान प्रदान होगा उस स्थान को अर्थशास्त्र की भाषा में मार्केट अर्थात बाजार कहा जाता है। इसका आप लोग विशेष ध्यान रखोगे तो इस बाजार की परिभाषा क्या हो जाएगी। बाजार मुख्य रूप से मीनिंग ऑफ मार्केट्स, बाजार वह स्थान है जहाँ पर दी हुई कीमतों पर, बाजार वह स्थान है जहाँ पर दी हुई कीमतों पर निश्चित समय में वस्तु एवं सेवाओं का विनिमय या लेन देन किया जाता है, उसे बाजार कहा जाता है। यहाँ पर दो बातें विशेष ध्यान रखना। बाजार वह स्थान है जहाँ पर दी हुई कीमतों पर निश्चित समय में वस्तुओं का क्या होता है, विनिमय अर्थात लेन देन होता हो, उसे ही क्या माना जाएगा, बाजार माना जाएगा। इसका आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। इसमें ध्यान रखने का तात्पर्य यही है कि बाजार कोई निश्चित विशेष स्थान नहीं होता है। जैसे अपन लोग बात करें कि अब लोग जैसे ही अपन किसी गांव में रहते हैं तो गांव में जैसे पूछा जाएगा आप लोग कहाँ जा रहे हो, तो अपन लोग कह देते हैं बाजार जा रहे हैं। एक निश्चित स्थान मान लिया जाता है कि बाजार एक कोई भी निश्चित स्थान है, वह नहीं है। बाजार को निश्चित स्थान में न मान करके जहाँ पर वस्तुओं को क्रेता क्या है, क्रेता एवं विक्रेता क्या करते हैं, वस्तुओं को खरीदते हैं या बेचते हैं, उसी ही स्थान को क्या माना जाएगा, बाजार माना जाएगा। ये थी बाजार की परिभाषा। अब अपन लोग बात करते हैं बाजार के प्रकार। अलग अलग भागों में इस बाजार को बांटा गया है, वर्गीकृत किया गया है। तो बाजार के प्रकार, बाजार को मुख्य रूप से 4 भागों में बांट के पढ़ते हैं। मुख्य रूप से मार्केट को कितने भागों में बांटते हैं, 4 भागों में वर्गीकृत करते हैं। बड़े तौर पर कौन कौन सी हैं। पहली बाजार क्षेत्र के अनुसार,
दूसरा वर्गीकरण है समय के अनुसार, तीसरा वर्गीकरण है कार्य के अनुसार और चौथा वर्गीकरण है प्रतियोगिता के आधार पर या परिस्थितियों के आधार पर। ये है बाजार का वर्गीकरण। विशेष ध्यान रखना, बाजार को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है, क्षेत्र के अनुसार, समय के अनुसार, कार्य के अनुसार और प्रतियोगिता के अनुसार। अब इनको भी वापस अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है, इनको वापस अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहली है अपन की क्षेत्र के अनुसार। क्षेत्र के अनुसार वापस बाजार को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा वर्गीकरण है इसके अंदर? पहला वर्गीकरण है स्थानिक बाजार। पहला कौन सा बाजार है? स्थानिक बाजार। स्थानिक बाजार किसे कहते हैं? किसी एक निश्चित स्थान के लिए मात्र वो ही वस्तु उपलब्ध करवाई जाती हैं, अन्य विभिन्न प्रकार की वस्तुएं उस क्षेत्र के अंदर वस्तुएं उपलब्ध नहीं होती। अर्थात एक निश्चित बस्ती की कह सकते हैं। स्थानीय अर्थात किसी निश्चित बस्ती में, ये भी निश्चित बस्ती की जो बाजार होती हैं उसे स्थानीय बाजार कहा जाता है। यहाँ पर देखिए कौन कौन सी वस्तुएं ज़्यादातर लोगों को प्राप्त होगी, जैसे फल, सब्जियां और मांस, मछली, ये सब के सब बाजार किस में आ जाएंगे? स्थानिक बाजार के अंदर आएगा। ये सब के सब बाजार किस में आ जाएंगे? स्थानिक बाजार के अंदर आ जाएगा। अगला है वापस दूसरा स्थानिक बाजार। स्थानिक बाजार के आप लोग ध्यान रखना, इनके उदाहरण। स्थानिक बाजार एक निश्चित बस्ती तक, एक छोटे से क्षेत्र तक सीमित हो उसे स्थानिक बाजार कहा जाएगा। जैसे इसके उदाहरण होंगे मछली मार्केट, मांस का बाजार और सब्जी बाजार और फल फूल की मार्केट्स आदि इसी के उदाहरण माने जाते हैं। दूसरा है अपन का दूसरा बाजार है प्रादेशिक। दूसरा है प्रादेशिक बाजार, इसी का ही भाग है प्रादेशिक बाजार। प्रादेशिक बाजार किसे कहा जाएगा? या क्षेत्र विशेष का बाजार या क्षेत्रीय बाजार। प्रादेशिक बाजार या क्षेत्रीय बाजार। ये बाजार स्थानीय बाजार से कुछ बड़ा होता है और राष्ट्रीय बाजार से कुछ छोटा होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मारवाड़ का साफा, मारवाड़ की चूंदड़ी, ये सब के सब उदाहरण कैसे हैं? प्रादेशिक बाजार के। कहने का मतलब हुआ वो उस क्षेत्र विशेष के अंदर ही पाई जाती है। जैसे कि अपन को मारवाड़ का साफा खरीदना है तो अपन लोगों को जोधपुर मार्केट के अंदर जाना होगा, अर्थात राजस्थान के अंदर से ये उपलब्ध होगा। और मारवाड़ की चूंदड़ी अर्थात राजस्थान की चूंदड़ी आदि ये प्रादेशिक बाजार के उदाहरण माने जाते हैं। अगली है अपन की राष्ट्रीय बाजार। क्षेत्र के अनुसार तीसरी प्रकार की जो मार्केट हैं वो है राष्ट्रीय बाजार। राष्ट्रीय बाजार
राष्ट्रीय बाजार वह होती हैं जो पूरे के पूरे प्रदेश तक फैली हुई हो, अर्थात वह बड़े पूरे देश के संपूर्ण भाग में फैली हुई हो और अधिक मात्रा में क्रेताओं एवं विक्रेताएं हो। कहने का मतलब हुआ राष्ट्रीय बाजार उसे कहेंगे अधिक मात्रा के अंदर क्रेताओं एवं विक्रेताएं हो और देश के प्रत्येक क्षेत्र या फिर प्रत्येक भाग में फैले हुए हो, ऐसे बाजार को राष्ट्रीय बाजार कहा जाता है। अगली है अंतर्राष्ट्रीय बाजार। अगला था अपन का अंतर्राष्ट्रीय बाजार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार। अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार विश्व के विभिन्न देशों में अलग अलग देशों के अंदर फैली हुई मार्केट्स, अर्थात दो या दो से अधिक देशों के बीच में जो वस्तुओं सेवाओं का आदान प्रदान हो, इस प्रकार के मार्केट को क्या कहा जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय मार्केट्स। अब जैसे कि इनके मुख्य रूप से उदाहरण अपन लोग देखें तो जैसे कि ज्वेलरी, विभिन्न प्रकार की ज्वेलरी या आभूषण होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में हैं। जैसे कि सोना, ये भी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की बाजार के उदाहरण माने जाते हैं। तो ये थे अपन के क्षेत्र के अनुसार मार्केट के प्रकार, बाजार का वर्गीकरण। क्षेत्र के अनुसार मार्केट का वर्गीकरण था स्थानीय मार्केट, दूसरा था प्रादेशिक मार्केट, तीसरा था राष्ट्रीय मार्केट, चौथा था अंतर्राष्ट्रीय मार्केट। अब अगला अपन समय के अनुसार बाजार का वर्गीकरण 4 भागों में किया जाता है। उसमें पहला है अति अल्पकालीन बाजार। अति अल्पकालीन बाजार वह होती हैं जिसमें वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति में वस्तु की मांग के अनुरूप उसमें परिवर्तन करना संभव नहीं है, अर्थात समय अवधि बहुत कम होने के कारण से पूर्ति पूर्णतः स्थिर होती है। पूर्ति में किसी प्रकार का परिवर्तन करना संभव नहीं है। इसका जो डायग्राम बनेगा ये उनका ओ वाई अक्ष है, ये ओ एक्स अक्ष है। ओ वाई अक्ष पर कीमत रखी गई है और ओ अक्ष पर पूर्ति रखी गई है। पूर्ति पूर्णतः क्या है? स्थिर है, अर्थात किसके समानांतर है? एक्स वाई अक्ष के समानांतर ही अपन की सप्लाई है। एस क्यू क्या है? सप्लाई है। जब मांग और पूर्ति जिस बिंदु पर काटते हैं आपस में, वहां पर इक्विलिब्रियम निर्धारित होता है, अर्थात कीमत का निर्धारण होगा। तो यहाँ पर प्राइस क्या हो जाएगी? पी हो जाएगी। अब यदि किसी कारणवश वस्तु की कीमत में, वस्तु की मांग में क्या आ जाती है? वृद्धि हो जाती है, मांग बढ़ जाती है। मांग बढ़ने पर मांग वक्र डी से ऊपर की ओर होगा, तो नया मांग वक्र अपन का हो जाएगा D1 हो जाएगा। यहाँ पर ये मांग ऊपर की ओर बढ़ चुकी है, पूर्ति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है, तो नई कीमत का निर्धारण हो जाएगा। नई कीमत का निर्धारण होगा P1 पर हो जाएगा। नया मार्केट का इक्विलिब्रियम हो जाएगा E1 हो जाएगा। अब यदि इसी प्रकार से किसी कारणवश पूर्ति के अंदर किसी प्रकार का संशोधन न हो और मांग में क्या हो जाती है? कमी हो जाएगी, तो नवीन मांग वक्र का प्रारंभिक मांग वक्र के समानांतर नीचे की ओर खिसक जाता है। इसका नाम रखेंगे D2 और इस वक्त एक फर्म का नया इक्विलिब्रियम पॉइंट प्राप्त होगा अपन का E2 पर, और उस वक्त अपन की कीमत का निर्धारण हो जाएगा P2। कहने का मतलब ये हुआ, जब पूर्ति में किसी प्रकार का परिवर्तन न हो, पूर्ति स्थिर हो, जैसे ही मांग में क्या हो जाए? वृद्धि हो जाए, तो कीमत में भी क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाती है। और यदि पूर्ति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है और यदि डिमांड में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, तो प्राइस में भी क्या हो जाएगी? कमी होगी।
तो इनका विशेष ध्यान रखना। अति अल्पकाल के अंदर समय बहुत कम होता है, इस कारण पूर्ति में पूर्णतया स्थिरता पाई जाती है। ये था पहला प्रकार समय के अनुसार। दूसरा प्रकार, दूसरा है अल्पकालीन बाजार। दूसरा है अल्पकालीन बाजार। अल्पकालीन बाजार वह होता है जिसमें एक फर्म मांग के अनुरूप पूर्ति में परिवर्तन करना संभव नहीं है, किंतु कुछ उत्पादन के साधनों का पूर्ण क्षमता से प्रयोग करने से उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। अर्थात इतना भी उसके पूर्ति के अनुसार मांग के अनुरूप पूर्ति में वृद्धि या कमी नहीं होगी। इसका विशेष ध्यान रखना। मांग के अनुरूप पूर्ति में वृद्धि या कमी करना संभव नहीं है, किंतु कुछ मात्रा के अंदर उसको अंदर ग्रोथ, कमी या फिर वृद्धि की जा सकती है। इसका जो अपन का डायग्राम होगा, ये अपन का y अक्ष है, ये x अक्ष है। यहाँ पर ओ रखा जाएगा और यहाँ पर पूर्ति रखी जाएगी और यहाँ पर कीमत रखी जाएगी। अब ये कह रहा है कि प्रारंभ के अंदर अपन की पूर्ति ये थी और उस वक्त अपन की जो डिमांड थी वो डिमांड ये थी। इक्विलिब्रियम फर्म का जहां पर मांग और पूर्ति आपस में काटते हैं, वहां पर प्राइस का निर्धारण होगा। अब यदि किसी कारणवश बाजार के अंदर जब मांग में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, मांग में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। मांग में वृद्धि हो जाती है, तो मांग में वृद्धि होने पर नवीन जो डिमांड वक्र होगा वो अपन का D1 हो जाएगा। और अति अल्पकालीन होकर ये अल्पकालीन है, तो अल्पकालीन बाजार के अंदर कुछ हद तक पूर्ति के अंदर भी क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। तो पूर्ति के अंदर अपन का परिवर्तन होगा, इस प्रकार से। अब नवीन जो इक्विलिब्रियम होगा वो अपन का E1 हो जाएगा और नवीन कीमत हो जाएगी अपन की P1। कहने का मतलब ये हुआ, अति अल्पकालीन की तुलना में अल्पकालीन बाजार में पूर्ति में थोड़ी सी वृद्धि होने से कीमत में कम परिवर्तन हुआ। यदि अति अल्पकालीन होता तो पूर्ति Q से Q2 तक हो जाएगी और कीमत Q से Q1 तक हो जाएगी और प्राइस बढ़कर के P से P1 तक हो जाएगी। इसी प्रकार से आप लोग ये अल्पकालीन बाजार का विवरण लिख सकते हैं। अब इसका आपको विवरण पूछे तो कहोगे प्रारंभिक केंद्र पूर्ति वक्र QS था और प्रारंभिक डिमांड D था। उस वक्त बाजार के या फर्म का साम्य बिंदु मांग और पूर्ति द्वारा किस बिंदु पर काटा गया, E बिंदु पर काटा गया, वहां पर कीमत का निर्धारण किया गया। अब जब वस्तु की
मांग में वृद्धि होने पर, मांग में वृद्धि अर्थात D से E1 तक पहुंचने पर और सप्लाई के अंदर भी S1 तक वृद्धि होने के कारण, बढ़ने के कारण से बाजार का नया इक्विलिब्रियम, फर्म का न्यू इक्विलिब्रियम E1 होगा और उस वक्त प्राइस हो जाएगी OP1 और उस वक्त पूर्ति होगी OQ1 के बराबर। इस प्रकार से इस चित्र का वर्णन आप लोग कर सकते हैं। ये था उनका अल्पकालीन मार्केट। अब आगे बात करते हैं दीर्घकालीन बाजार। दीर्घकालीन बाजार, इसमें वस्तु की मांग के अनुसार पूर्ति के साधनों में परिवर्तन किया जा सकता है। जिस प्रकार से मांग में कमी या वृद्धि होती है, उसी प्राप्त मात्रा के अंदर से वस्तु की पूर्ति के अंदर से कमी या वृद्धि की जा सकती है। फर्म के पास पर्याप्त समय होता है, इसमें वह मांग के अनुरूप पूर्ति में परिवर्तन कर सकता है। पूर्ति के मांग के अनुरूप पूर्ति में परिवर्तन कर सकता है। इसके अंदर फर्म स्थिर साधनों एवं परिवर्तन साधनों में वृद्धि करके, आप लोगों ने पढ़ा था उत्पादन के दो प्रकार के साधन होते हैं, परिवर्तनशील और एक स्थिर साधन। तो इसके अंदर ये परिवर्तनशील और स्थिर साधनों में परिवर्तन करके उसका अधिकतम क्षमताओं का प्रयोग करके मांग के अनुरूप पूर्ति में क्या कर सकता है, वृद्धि कर सकता है। इसका ये डायग्राम इस प्रकार से होगा। ये होगा एक्स अक्ष, ये होगा वाई अक्ष, यहाँ पर O होगा, यहाँ पर होगी कीमत और यहाँ पर होगी आपकी पूर्ति। अब इसके अंदर आप लोग क्या कर सकते हैं, ये प्रारंभिक पूर्ति है तो ये प्रारंभिक डिमांड है, ये प्रारंभिक डिमांड है। कीमत का निर्धारण यहाँ पर होगा क्योंकि मांग और पूर्ति दोनों यहाँ पर काटते हैं, ये डिमांड वक्र है और ये एसएस वक्र है। और जब मांग में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, तो उसके अनुरूप ही वो क्या कर सकते हैं, सप्लाई में वृद्धि कर सकते हैं। सप्लाई में क्या कर सकते हैं, वो वृद्धि कर सकते हैं क्योंकि अपने साधनों का प्रयोग करके परिवर्तनशील और स्थिर साधनों में। तो नया अपन का इक्विलिब्रियम पॉइंट ये होगा अपन का सप्लाई वक्र और नया बिंदु आ जाएगा अपन के पास E1 हो जाएगा और प्राइस हो जाएगी P1 और पूर्ति भी हो जाएगी अपन की, ये Q थी, ये Q1 तक हो जाएगी। इस प्रकार से वो इसमें क्या कर सकता है, अधिक मात्रा में कमी या वृद्धि करके कीमत में अधिक परिवर्तन नहीं होगा, कीमत में अधिक परिवर्तन नहीं होगा। ये था उनका दीर्घकालीन। अगला बाजार है अपन का अति दीर्घकालीन। अगला मार्केट कौन सा है, अति दीर्घकालीन। अति दीर्घकालीन अर्थात बहुत ही अधिक लंबा समय होता है।
अति दीर्घकाल, इसमें फर्म के पास पर्याप्त मात्रा के अंदर समय होता है, इसमें वह स्थिर एवं परिवर्तनशील दोनों ही साधनों में अधिक मात्रा में परिवर्तन करके बाजार में पूर्ति को बढ़ा घटा सकता है। इनके अंदर अति दीर्घ काल के अंदर प्रतियोगिता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और अधिक मात्रा के अंदर मार्केट के अंदर फर्मों का आवागमन शुरू हो जाता है और फर्म को सामान्य लाभ की स्थिति जैसी स्थिति उत्पन्न बन जाती है। और इसमें ध्यान रखना, अति दीर्घ काल में लिखोगे, अति दीर्घ काल के अंदर फर्म के पास पर्याप्त मात्रा में समय होता है, वह स्थिर एवं परिवर्तनशील साधनों में पर्याप्त मात्रा के अंदर परिवर्तन करके पूर्ति में कमी या वृद्धि कर सकता है एवं इसमें इस मार्केट के अंदर प्रतिस्पर्धा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, नए मार्केट नए फर्म स्थापित हो जाते हैं। और ये है जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ और भी अन्य कारकों के कारण ये उत्पन्न होता है। जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से आपसे यही कहूँगा कि करो कुछ ऐसा कि लोग करना चाहे अपन के जैसा। और इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।